Hello everyone. Next part of the modern physics is atomic physics. इसको हम एज अ टॉपिक पढ़ने वाले हैं बट ये टॉपिक नहीं है. जब भी फिजिक्स सफिक्स लगा होता है इसका मतलब है दिस इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स. सो एटॉमिक फिजिक्स इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी लार्ज पोर्शन अ पार्ट ऑफ द फिजिक्स और जिसको आप डिटेल में कभी आगे पढ़ेंगे. अभी अपने जो सिलेबस में है उस पर हम लोग फोकस करेंगे और इसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि एटम से रिलेटेड फिजिक्स क्या होती है. दैट मीन्स एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका मॉडल क्या होता है और उससे किस तरह की इमिशंस हम लोग देख सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. ये सारा कुछ इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं. ठीक है. सो वी कैन स्टार्ट विद द एटॉमिक मॉडल. और पहले हम लोग ये सर्च करने की कोशिश कर सकते हैं कि ये एटॉमिक मॉडल जो अभी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं या फिर जो एटम एज ऑफ नाउ यू नो अबाउट, इस एटम को आइडेंटिफाई करने के लिए या इस मेथड को या इस मॉडल को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या हुआ पहले. क्या ये डायरेक्टली यही आइडेंटिफाई किया गया या फिर कुछ प्रोसेस थी, इवोल्यूशन था. तो अभी जो हम लोग जानते हैं वो ये है कि एक न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे होते हैं. राइट. तो ये अपने लिए एक एटम होता है और इस नॉलेज को गेन करने के लिए व्हाट हैज़ बीन द प्रोसेस, तो इसका डेवलपमेंटल एस्पेक्ट क्या है उसको देख लेते हैं ब्रीफ में. सो इट वाज लाइक कि एटॉमिक मॉडल सबसे पहले एक डाल्टन ने दिया और उन्होंने बताया कि एटम क्या होते हैं, राइट और कैसे मिलकर के बने होते हैं. वेरी बिगनिंग मॉडल ही प्रोवाइडेड. सो जो पहला मॉडल है उसको हम बोलेंगे दैट इज डाल्टन्स मॉडल. नाउ डिटेल आई वुड सजेस्ट कि आपको एक बार रेफरेंस बुक से सारे इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ लिए क्योंकि बहुत सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं. एक बार आप गो थ्रू करेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा. यहाँ पर उसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो जो डाल्टन्स मॉडल था उन्होंने ये कहा कि जो भी एलिमेंट हम वॉच करते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं. ये एक बड़ा पॉइंट उन्होंने निकाला कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स और वो एटम्स बहुत स्मॉल होते हैं, वो इनविजिबल होते हैं. और उन्होंने ये भी कहा कि जो एटम्स होते हैं वो ये जो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये एलिमेंट्स हाइड्रोजन एटम से मिलकर के बने होते हैं. तो पहला जो पॉइंट इनका नोटवर्दी था वो ये कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स. और उन्होंने पर्टिकुलरली इन एटम को हाइड्रोजन एटम का कि हाइड्रोजन एटम से मिलकर के बने होते हैं. राइट. और जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स होते हैं या सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं उनके पास आप पाओगे कि आइडेंटिकल एटम्स भी होंगे. सो सेम एलिमेंट विल हैव अ सेम टाइप ऑफ एटम्स. उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल रहने वाली है. मोरोवर इन्होंने ये भी कहा कि जो एटम है वो स्टेबल होता है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. सो एटम के बारे में बोला कि दे आर स्टेबल एंड न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है टोटल चार्ज उनका ज़ीरो है. सो अभी भी वैलिड है कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. स्टेबल वाला जो पॉइंट है वो काउंटर किया गया लेटर ऑन. सो ये बेसिक मॉडल डाल्टन ने प्रोवाइड किया. इसके बाद जब फर्दर रिसर्च हुआ तो और भी डिटेल निकल के आए कि ये जो मॉडल था डाल्टन का मॉडल वो सफिशिएंट नहीं था, वो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. उसके बाद थॉम्सन मॉडल आता है, थॉम्सन्स मॉडल. सो सेकेंड मॉडल थॉम्सन्स मॉडल है जिसको हम प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं. और ये इम्प्रूवमेंट था जो डाल्टन्स मॉडल था. और इसमें जो मेजर इम्प्रूवमेंट था वो इसलिए था क्योंकि थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया हुआ था. तो इससे पहले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आइडिया नहीं था. जब डाल्टन ने मॉडल दिया था तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, बिकॉज देयर वाज नॉट अ डिस्कवरी येट. सो थॉम्सन ब्रॉट इन की लाइक नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं. और तो फिर जो एटम है उसके स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की और डिटेल में बोलने की कोशिश की. उन्होंने ऐसा कुछ बोला कि जो स्ट्रक्चर होता है एटम का, अगर उसको मैं इनलार्ज करके बनाऊँ तो ये लार्जली पॉजिटिवली चार्ज होता है. पॉजिटिव चार्ज सॉलिड स्फीयर टाइप का होता है, स्फेरिकल होता है.
तो इन्होंने स्फेरिकल वर्ड भी यूज़ किया और पॉजिटिवली चार्ज बोला, और इन्होंने कहा कि इसकी जो रेडियस होती है वो रफली 10⁻⁻10 मीटर होती है। सो ये सॉलिड स्फीयर जैसा बिहेव करता है। ये स्फीयर है, हॉलो नहीं। ये कैसा स्फीयर है? सॉलिड स्फीयर है। और इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट्स व्हाट ही सर। और इस इन पॉजिटिव चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ इस पे कुछ निगेटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिनको उन्होंने इलेक्ट्रॉन बोला। वो जो निगेटिव चार्जेस हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सो कुछ ऐसा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये निगेटिव चार्ज है। और ये जो निगेटिव चार्ज है इनका रिजेम्बलेंस होता है कि जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं, तो सीड्स ऑफ वाटरमेलन उस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसलिए कई बार इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। तो पॉइंट इज कि नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। एंड टोटल चार्ज के बारे में इन्होंने बोला कि ये टोटल चार्ज जीरो होता है। तो टोटल चार्ज इज जीरो, तो इसके जो मेन पॉइंट्स थे कि स्फेरिकल होता है, सॉलिड स्फीयर जैसा होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है सीड्स इन वाटरमेलन उस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ये इनके मेजर पॉइंट्स थे जो कि बाद में काउंटर किए गए, और कुछ पॉइंट्स काउंटर हुए, कुछ पॉइंट्स इनके वैलिड रहे। जैसे कि वैलिड वाले में कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दैट थॉमसन गिव, कि इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड में होते हैं। अब कहाँ पर होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। ये स्फेरिकल टाइप का होता है, यस ये स्फेरिकल टाइप का होता है। पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बोला था, लेकिन यस पॉजिटिव चार्ज होता है। बाद में जब रदरफोर्ड मॉडल आता है, इसका जो नेक्स्ट वर्जन है और नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट है, तो रदरफोर्ड ने फिर ये क्लैरिफाई किया कि उसका स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा नहीं होता है जैसा थॉमसन ने बोला, बट इससे डिफरेंट होता है। तो उसको हम बोलते हैं दैट इज रदरफोर्ड्स मॉडल। सो रदरफोर्ड्स के मॉडल में आप पढ़ेंगे कि जो आज के बारे में हम लोग उसका स्ट्रक्चर जानते हैं, काफ़ी कुछ उससे रिजेंबल करता है जो रदरफोर्ड ने बताया। तो इस मॉडल के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको समझ लेते हैं। तो रदरफोर्ड्स मॉडल को हम लोग कई बार अल्फा स्कैटरिंग मॉडल भी कहते हैं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो बेसिकली रदरफोर्ड ने जो अचीव किया है, जो बोला, वो एक एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे था, और उन्होंने अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम की न्यूक्लियाई को लिया, चार्ज्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल को लिया, और एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गोल्ड फॉयल को लेकर के। तो इट वाज लाइक कि एक लेट्स से कि अगर मैं एक अगर पिक्चर बनाऊं कि ये अपने पास एक न्यूक्लियाई है, ये एटम है अपने पास बेसिकली, और ये एक हैवी एटम लिया उन्होंने। हैवी एटम में उन्होंने फिर इसको गोल्ड को चूज़ किया, एंड फिर यहाँ से उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया इसके ऊपर। एक गोल्ड फॉयल ली, मैंने यहाँ पर एक स्फीयर टाइप का बनाया। बेसिकली उन्होंने एक गोल्ड फॉयल ली, तो जिस इस पे गोल्ड के एटम्स थे, और अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम होता है, इस हीलियम को इन्होंने यहाँ से बम्बार्ड कराया। जब इसको बॉम्बार्ड कराया तो ये पॉजिटिवली चार्ज था, और ये भी पॉजिटिव चार्ज था। इसका जो पॉजिटिव चार्ज रहा होगा वो ZE के बराबर रहा होगा, जहाँ पर Z उसका ये नंबर रहा होगा, प्रोटॉन्स नंबर, और ये Z बहुत बड़ा रहा होगा, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है बड़ा चार्ज होगा, लार्ज चार्ज होगा ये। और ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज आप जानते हो 2E के बराबर रहा होगा। और इसको जब बम्बार्ड कराया तो उनके कई सारे ऑब्जर्वेशंस आए। तो लेट से इसको मैं गोल्ड फॉयल नाम दे देता हूँ, सो दैट कि इसमें बहुत सारे गोल्ड के हमने फॉयल लिए, जिसमें गोल्ड का एक एटम है, और उस एटम से इस एक्सपेरिमेंट को किया जा रहा है। इन्होंने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया, इसका मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को चूज़ किया। क्या ऑब्जर्वेशंस आए वो इम्पोर्टेंट है। तो इनके जो ऑब्जर्वेशंस में मिला वो कुछ इस तरह से था, तो उनको मैं लाइंस पहले ड्रॉ कर देता हूँ, फिर डिक्टेट करता हूँ। कुछ अल्फा पार्टिकल्स इस तरह से क्रॉस कर गए, निकल गए। सो सम अल्फा पार्टिकल्स, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे वो इसको क्रॉस करके निकल रहे थे। अगर किसी एटम को क्रॉस करके निकल रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पर फ्री स्पेस अवेलेबल है। अगर फ्री स्पेस नहीं होता तो फिर ये अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली नहीं जा पाते। फिर देखा गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स
जो ऊपर जा रहे हैं वो इस तरह से डेविएट हो गए, तो जो इधर जा रहे होंगे वो भी इस तरह से डेविएट हो गए, डेविएशन मिल गया। और एक जो थर्ड ऑब्जर्वेशन था जो कि प्रोबेबली मोस्ट स्ट्राइकिंग था, वो ये था कि जो अल्फा पार्टिकल्स इसके सीधे जा रहे थे वो अपने आप को रिट्रेस करके वापस आते हैं। सो थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस यू कैन सी, वन इज दोज विच हैव गॉन डायरेक्टली पास थ्रू इट, another which have got deviated, and the another which has returned back. तो ये जो तीन ऑब्जर्वेशंस मिले, थ्री अल्फा पार्टिकल्स का ऑब्जर्वेशन मिला, इनसे जो रिजल्ट्स निकल के आए वो आज की एटम के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल देते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, उसके लिए उन्होंने क्या किया था कि गोल्ड फॉइल को रखा, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया, और कैसे चेक किया कि ये डेविएशंस हो रहा है, उसके लिए उन्होंने फिर यहाँ पर एक स्क्रीन लगाया, कुछ ऐसा ये स्क्रीन लगाया, और स्क्रीन जहाँ जिस स्क्रीन के जिस पॉइंट पर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता था वहाँ पर लाइट इमिट होता था। तो जैसे ये फर्स्ट वाला गया और यहाँ पर स्ट्राइक किया तो यहाँ पर लाइट इमिट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर केमिकल्स को लगा रखे थे, पर्टिकुलरली जिंक सल्फाइड, जिसकी वजह से जब अल्फा पार्टिकल उस पर स्ट्राइक करता है तो वहाँ पर ब्राइटनेस आती है, स्पार्क आता है। तो यहाँ पर ये गया तो यहाँ पर स्पार्क मिला, इससे पता चला कि यहाँ पर ये स्ट्राइक कर रहा है। सिमिलरली ये जो स्ट्राइक करेगा जहाँ पर जा के तो वहाँ पर अपने को लाइट पता चलेगा, स्पार्क से पता चलेगा कि कहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है। तो इस तरह से हमने ऑब्जर्वेशन किया कि कहाँ कहाँ पर जाते हैं। सो एक काफ़ी रेंज में अल्फा पार्टिकल्स का स्ट्राइक मिला। सो जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था उससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो उसको पेनिट्रेट करके डायरेक्टली निकल रहा है, दैट मीन्स वहाँ पर काफ़ी फ्री स्पेस अवेलेबल है। तो फर्स्ट के बारे में लिख देता हूँ शॉर्ट में, large number of alpha particles passes through gold nuclei और ये gold atom passes through atom, short में लिख दिया। So अगर ये large number of alpha particle passes through atom, this implies that there are empty space or there is large free space within atom. So atom के within you will find कि large amount of space is freely available. तो ये पहला ऑब्जर्वेशन आता है। ये ऑब्जर्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। सेकेंड टाइप के जो डेविएशंस मिले उससे अपने को क्या पता चला, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी हैवी पॉजिटिवली चार्ज है, और ये इतना ज़्यादा हैवी है सो दैट कि अगर ये मूव करेगा तो फिर जेड मूव नहीं करेगा, केवल अल्फा मूव करेगा। तो और अगर ये सेकंड डेविएट हो रहा है, जिससे ये पता चला कि ये जो जेड ई है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, और वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सो सम अल्फा पार्टिकल्स, लेट मी राइट इट एज सम अल्फा पार्टिकल्स got deviated. That indicates presence of positive charge or concentrated positive charge. इसने इस पार्ट को थॉमसन के रूल या जो एजम्पशन था या थॉमसन का मॉडल था उसको नेग्लेक्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो वन रे आपको नहीं मिलता, वन जो ऑब्जर्वेशन था, नाइदर आपको सेकेंड भी उतना प्रोमिनेंट नहीं मिलता। थर्ड जो ऑब्जर्वेशन था दैट वाज मोस्ट स्ट्राइकिंग, एज आई टोल्ड कि थर्ड में कुछ अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक हुए। सो सम अल्फा पार्टिकल्स returned back using the same path that they had gone by. That implies कि जो ZE है वो वास्तव में किसी एक छोटे से स्पेस पर है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसी पार्ट को फिर न्यूक्लियस कहा गया। इसका मतलब ये कोलिजन हुआ, डायरेक्ट कोलिजन हुआ, और उससे ये कंक्लूजन हुआ दैट पॉजिटिव चार्ज is located on a relatively small space
which is known as न्यूक्लियस। फिर उसको न्यूक्लियस बोला गया कि ये जो लोकेटेड है वो न्यूक्लियस पे लोकेटेड है। इसको अगर आप समराइज कर देंगे तो जो आज का मॉडल है वो आपको पता चल जाएगा। वो ऐसा कि एक छोटा सा स्पेस है जिस पे पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज लोकेटेड है। फिर इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं। सो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स व्हाट ही सर। और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में फिर ये पता किया कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि न्यूट्रल होता है, तो फिर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट कर रहे होते हैं। ये ऑर्बिट वाला आइडिया कैसे आया? पहले तो ये पता चल गया कि न्यूक्लियस आपका कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज लेके रखता है। फिर ये भी पता चला कि फ्री स्पेस होता है, तो फ्री स्पेस होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस फ्री स्पेस पे कहीं लाई कर रहे होंगे। सिंस ये फार अपार्ट है न्यूक्लियस से, तो फिर इनकी स्टेबिलिटी का इशू आया क्योंकि ये स्टेबल क्यों है, ये बाहर निकल आना चाहिए। तो बाहर इसलिए नहीं निकलते क्योंकि ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जब ये रिवॉल्व करेंगे तो फिर आप पाओगे कि ये न्यूक्लियस का जो फोर्स है उसको बाइंड करके रखेगा, और जो इसके सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर पुश करने वाला फोर्स है उसको काउंटर बैलेंस करेगा न्यूक्लियस फोर्स। तो इसलिए फिर इस तरह का एटम स्ट्रक्चर निकल करके आया आफ्टर रदर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। सो ये अपना एटम हो गया, और जो भी हम लोग जानते हैं वो काफ़ी कुछ इससे रिजेंबल करता है, इनफैक्ट स्ट्रक्चर वाइज सिमिलर लगता है। और इसके जो इम्प्रूवमेंट थे वो फिर बोर्न ने दिया। तो जो फाइनल मॉडल है दैट इज़ बोर मॉडल। ना बोर मॉडल पे जाने से पहले अपने को ये पॉइंट भी क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुई। दिख तो सब कुछ सही रहा है, वाई इट बिकेम फील्ड। तो फील्ड होने के पीछे रीज़न ये था कि जब इन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट पे मूव करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑर्बिट पे चल रहे हैं इसलिए एक्सेलरेट कर रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं तो मैक्सवेल का एक रूल है। मैक्सवेल ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात कहा था, उन मैक्सवेल के बारे में बता देते हैं। मैक्सवेल्स के अकॉर्डिंग अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या वेव प्रोड्यूस करता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अपने को दिमाग में रखना है। सो अगर इसको मैं लिखूं तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्सेलरेटिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल produces electromagnetic radiations और एनर्जी। सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है या रेडिएशन आता है, एनर्जी आता है, वो किस वजह से आता है, उसके पीछे वजह क्या है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है सिंपली एक्सेलरेटिंग चार्ज। सो वेन एवर द चार्ज पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटिंग दे रेडिएट एनर्जी, दे इमिट एनर्जी, और वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आती है। अब आप इसको रिलेट कर सकते हो लाइट कैसे प्रोड्यूस करती है। कोई भी अगर एटम या कोई भी न्यूक्लियर या फिर कोई भी मटेरियल लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब उस मटेरियल के इनसाइड में चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहे हैं। तो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट्स व्हाट Maxwell's point is, and it is a very important point. This is basically known as how electromagnetic waves are generated. So उस पॉइंट को ये एक्सप्लेन नहीं करता है क्योंकि सिंस ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे चल रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक्सेलरेट कर रहे हैं। सिंस ये एक्सेलरेट कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि इससे एनर्जी निकलेगी, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव निकलेगी, ईएम वेव आएगी। अगर इससे ईएम वेव या रेडिएशन आए, एनर्जी निकल गया तो इसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। अगर इसकी एनर्जी डाउन हो गया तो फिर ये सर्कुलर ऑर्बिट पे स्टेबल तरीके से नहीं चल पाएगा। तो फिर होना क्या चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन का पाथ कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ समय के बाद ये फॉल कर जाएगा, न्यूक्लियस के इनसाइड में फॉल कर जाएगा और न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा। और ये एस्टिमेट किया गया कि ये जो जिस तरह से ये चल रहा होता है, जिस स्पीड से, अगर उस स्पीड से अगर ये चलता है तो विद इन वन सेकेंड तो बहुत ज़्यादा होगा, रफली 10⁻⁸ सेकेंड के अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के ऊपर जाके गिर जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स ये स्टेबल रहते हैं जिस ऑर्बिट पे ये चल रहे होते हैं, ये दे आर स्टेबल। तो जो रदरफोर्ड मॉडल था वो ये नहीं बता पाया कि ये स्टेबल किस वजह से होते हैं। सो दैट वाज वन ड्रॉबैक ऑफ इट। अनदर ड्रॉबैक वाज दिस कि अगर
ये रेडिएशन नहीं इमिट कर रहे हैं तो इसको जंप करना चाहिए न्यूक्लियाई के ऊपर। तो ये न्यूक्लियाई के ऊपर जंप क्यों नहीं करते हैं, ये सर्कल पे ही क्यों मेंटेन रहते हैं? दैट मीन्स पहला ये था कि रेडिएशन क्यों नहीं इमिट कर रहे हैं, दूसरा सर्कुलर पाथ कैसे मेंटेन किए हुए हैं। दिस वॉज द आइडिया विच रदरफोर्ड मॉडल वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। इसको करेक्ट करने के लिए फिर बोर्ड ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, कुछ एजम्पशंस दिए, कुछ स्टेटमेंट्स दिए, उनको देखते हैं। सो बोर मॉडल को देखेंगे। इसमें बोर के पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट्स बेसिकली इस तरह से स्टेटमेंट्स होते हैं जो जिनको प्रूफ नहीं कर सकते हैं बट वो रियली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, दे आर ट्रू। सो पोस्टुलेट टर्म हम लोग तब यूज़ करेंगे जब कोई ऐसा स्टेटमेंट मिले जो ट्रू हो लेकिन जिसको प्रूफ कर पाना डिफ़िकल्ट हो। उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं बट प्रूफ करना डिफ़िकल्ट हो। सो बोर्ड ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, दे आर प्रूफ, दे आर ट्रू, and we are using that to explain why there is a stability and why everything is. So उनके जो postulates हैं उनको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, डिटेल में आप बुक से पढ़ सकते हैं। So पहला उन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियाई के सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। सो और वो वहाँ पर स्टेबल रहते हैं, उसको हम दूसरा पॉइंट कह सकते हैं। सो पहला है कि इलेक्ट्रॉन्स revolve around nucleus on a circular orbit or on circular orbits. So ये भी एक postulate है कि वो circular orbits पे revolve करते हैं electrons। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं तो वो सभी रेडियस पे नहीं करते हैं, रादर कुछ रेडियस हैं जो स्टेबल होते हैं। सो स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट्स, सो सम सर्कुलर ऑर्बिट्स आर स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट्स। कई बार लोग फर्स्ट और सेकंड को मर्ज कर देते हैं एक ही बनाने के लिए। नेक्स्ट जो था इम्पोर्टेंट था वो रिलेटेड था क्वांटाइजेशन से। इन्होंने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है एटम पे तो उसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो सारी वैल्यूज नहीं ले सकते। जैसे ये पे सर्कुलर ऑर्बिट में कुछ स्पेशल होते हैं जो स्टेबल होते हैं, यानी कि कुछ रेडियस होंगी जो ही परमिसिबल होंगे जिनमें हम इलेक्ट्रॉन्स को पाएंगे कि रिवॉल्व करता हुआ। सभी रेडियस पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैन नॉट हैव एनी अमाउंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। तो ये इनका नेक्स्ट पॉइंट था और ये एक पाथ ब्रेकिंग था। एंगुलर और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सिंपली एंगुलर मोमेंटम, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की हम लोग बात कर रहे हैं जो ऑर्बिट पे चलने की वजह से हो रहा है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। और उन्होंने कहा कि अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें किसी भी ऑर्बिट के लिए तो ये h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। So he found that this h/2π is a number। कोई भी एंगुलर मोमेंटम आप कैलकुलेट करोगे तो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसी भी एक नंबर का तो हम उसको बोलते हैं कि वो क्वांटाइज्ड है। h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, 2π इज कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट। तो इसको कई बार हम h/2π को h कट भी लिख देते हैं या h बार भी लिख देते हैं। सो दिस इज अनदर पोस्टुलेट विच वाज पाथ ब्रेकिंग इन दैट टाइम। इसके बाद फिर उन्होंने एनर्जी के बारे में एक थर्ड पोस्टुलेट दिया कि एनर्जी कैसे निकालते हैं और एनर्जी का क्या रहता है, एनर्जी कैसे क्वांटाइज्ड होती है। सो उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो उस समय कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं कर रहा होता है। सो नो रेडिएशन इज बीइंग इमिटेड व्हेन इट इज रिवॉल्विंग, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैक्सवेल्स के से अगेंस्ट जा रहा था, बट ये स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी था।
electrons electron does not emit energy, और कौन सी एनर्जी है, रेडिएशन एनर्जी है, ड्यूरिंग रेवोल्यूशन। तो जब वो रिवॉल्व कर रहा होता है तो फिर एनर्जी इमिट नहीं करता है। दिस इज अगेंस्ट द मैक्सवेल्स प्रिंसिपल एंड दैट इज ट्रू फॉर दिस इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई दिस इज अ बोर्स वैलिड पोस्टुलेट। लेकिन एनर्जी कब इमिट होती है उसके बारे में इन्होंने बताया कि रिवॉल्यूशन के टाइम पे एनर्जी नहीं निकलती है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑर्बिट से अनदर ऑर्बिट पे तो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट आता है। सो बट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, then due to this energy is involved. So then either energy is emitted or absorbed. और ये जो एनर्जी होती है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू फोटॉन्स एनर्जी। सो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता क्या है कि सपोज कर लीजिए कि दो लेवल्स हैं, ऑर्बिट लेवल, ये एक ऑर्बिट लेवल है, एनर्जी का, ऑर्बिट के एनर्जी का लेवल है। सो लेट्स से ये n1 लेवल का था, ये n2 लेवल का है, ये भी n2 लेवल का है, ये n1 लेवल का है। ये इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट पे पाया गया, और अगर लोअर ऑर्बिट पे वैकेंसी है तो फिर ये इस पे जंप कर जाएगा उस वैकेंसी को फिल करने के लिए। तो जब ये वैकेंसी को फिल करने के लिए जंप कर रहा होगा उस प्रोसेस पर ये फोटॉन्स को रिलीज करेगा, यानी एच न्यू हीट को एच न्यू रेडिएशंस को इमिट करेगा। सो रेडिएशंस आर इमिटेड व्हेन देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, एंड ट्रांजिशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू अ लोअर ऑर्बिट, it releases radiation in terms of photons or energy. There is another aspect of it कि अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट पर है और इसको कोई एनर्जी दे देता है तो फिर ये ऊपर वाले ऑर्बिट पर चला जाएगा, लेकिन ये तभी जाएगा जब इसको कोई एनर्जी देगा। सो अगर आपने इसको रेडिएशंस दिए एच न्यू तो फिर ये हायर ऑर्बिट पे जंप कर जाता है। तो इस केस में आप इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है और इस केस में एनर्जी रिलीज होती है, रेडिएशंस रिलीज होते हैं। तो जनरली दिस अकर्स नेचुरली इन एन एटम। सो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे वो जंप करेगा, रेडिएशन को इमिट करेगा। इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी को अगर हम En2 एज्यूम करते हैं, इसको हम En1 एज्यूम करते हैं, तो आप पाओगे कि जो एच न्यू की वैल्यू है और या फिर डेल्टा ई आएगा। सो दिस इज डेल्टा ई इज गोइंग टू बी higher energy level minus lower energy level. So that's a difference in energy, and this will become equal to h nu, or you can call it as hc by lambda. Point is कि this orbital energy का जो difference है वो photon की energy के बराबर हो जाता है। photons जो होते हैं उनसे मिलकर के electromagnetic wave बनी होती है। Not only light but also every electromagnetic wave के corresponding photons होते हैं। तो उसको हम photon energy या फिर radiation energy के फॉर्म में देखते हैं। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो वैलिड फॉर द केस ऑफ दिस। अगर आप उसको हायर लेवल पे ले जाना चाहते हो तो उसके लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी एनर्जी देंगे उतना ही ये गैप को कैच कर पाएगा। सो इसका मतलब अगर आपको इस ट्रांजिशन को लाना है तो एनर्जी इसके करस्पॉन्डिंग देनी होगी, राइट। ये जो केस होता है पहला, उसको हम बोलते हैं कि इमिशन, क्योंकि इसमें एनर्जी इमिट हो रही है तो इसको इमिशन स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं या फिर इमिशन एस्पेक्ट बोल सकते हैं। और इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है इसलिए इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। सो ये एब्जॉर्प्शन का केस हो जाता है। तो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को या इमिट करेगा, उसके बारे में बात किया गया। तो जो पोस्टुलेट का मतलब ये था कि नॉर्मली जब रिवॉल्यूशन चल रहा होता है उस समय कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, लेकिन जब जंप करता है, ट्रांजिशन करता है, तो एनर्जी रेडिएट करेगा, और वो एनर्जी रेडिएशन जो होगा वो लेवल के एनर्जी गैप के बराबर हो जाएगा, राइट। उसके करस्पॉन्डिंग हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन।
नाउ बेस्ड ऑन these postulates, अब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे और रिलेशंस पता करने की कोशिश करेंगे कि जो सम पर्टिकुलर टाइप के ऑर्बिट्स हैं, यानी स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट्स क्या हैं, यानी उनकी रेडियस क्या है, तो उसकी रेडियस को पता करेंगे और वो किस तरह से चेंज होते हैं, कौन कौन से रेडियस को ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा हम लोग ये भी पता करेंगे कि जो एनर्जी की बात हो रही है, वो एनर्जी कितनी होती है जब वो रिवॉल्व कर रहा होता है, किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होते हैं, कितना टाइम पीरियड होता है, क्या फ्रीक्वेंसी होती है। इन सब के लिए मैथमेटिकल फार्मूलाज डिराइव करेंगे बेस्ड ऑन दिस पॉस्टुलेट्स। सो इस वीडियो में बेसिकली आपको एटॉमिक के बारे में पता चला कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है या एटॉमिक मॉडल्स हैं वो कैसे इवॉल्व हुए, और जो आज हम लोग जानते हैं वो कौन कौन से पॉस्टुलेट्स पे बेस्ड हैं। ये जो पॉस्टुलेट्स हैं बोर के वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था, इसको एक बार टेक्स्ट बुक से भी आपको पढ़ना होगा जिससे आप कंप्लीट पिक्चर गेन करें, और नेक्स्ट वीडियो में इसके हम मैथमेटिकल पार्ट्स पर चलेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।